ओके बच्चों, आइए अब फिजिक्स पे हम लोग पहले लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स में हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर का नाम एक बार लिख लिया जाए यहाँ पर। ये रहा आपके सामने, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ, पहला चैप्टर आप लोगों ने बालक देखा था क्या? दैट इज अ मोशन। अच्छा, बॉडी जब मूव करेगी तो कभी कभी ऑटोमेटिक मूव करती है और कभी कभी उसको पुश करना पड़ता है या पुल करना पड़ता है। तो पुश और पुल जब ये दोनों वर्ड आते हैं बालक, तो एक नया कंटेंट आपको सुनने को मिलेगा और उसका नाम क्या होता है? दैट इज अ फोर्स। तो बालक जब बॉडी मूव करेगा तो कभी ना कभी तो फोर्स लगेगा, या तो उसको चलाने के लिए या तो उसको रोकने के लिए। तो ये हमारा इसलिए इससे रिलेटेड जो ये टर्म है बालक, ये आपका क्या है? फोर्स। और ये हमारे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपके सामने क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी कि जो फोर्स और उससे कुछ रिलेटेड लॉ बताए गए हैं। यानी जब बॉडी हमारी मूव करने लगती है, मोशन में आता है, तो मोशन से रिलेटेड कितने लॉस निकल के आते हैं, वो मैटर कहीं ना कहीं ये फोर्स पर डिपेंड कर देता है। इसलिए यहां पर है मैटर ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बात करते हैं क्या ये फोर्स के बारे में सबसे पहले कि व्हाट इज द फोर्स। हमें लगता है पूरे होल फिजिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन अगर कुछ बना है तो बालक इसी कंटेंट का बना है, जिसे हम कहते हैं क्या? फोर्स। और बहुत ही सिंपल, अगर किसी को कुछ भी आए या ना आए, लेकिन ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स सभी को पता होता है क्या? कि पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स। क्या कहा गया? पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स। पुश का मतलब या तो ढकेलना या तो खींचना, इसी फैक्टर को कहा क्या जाता है? फोर्स। जी हां, यानी कि ढकेलने और खींचने के मैटर को, यानी कि पुश या पुल करने की जो मैटर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फोर्स कहा गया है। जी हां, तो डेफिनेशन सबसे बेहतरीन, पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स। तो फोर्स का बालक सिंबल क्या होता है आपको बता दें, तो पहला लेटर एफ लिखा गया है, इसलिए इसको दिखाते हैं क्या? एफ के साथ, दैट इज अ एफ। अच्छा, फार्मूला क्या बन जाएगा? तो फोर्स का फार्मूला होता है क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जी हां, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बहुत ही सिंपल फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए के फॉर्म में आता है। अच्छा, पुश और पुल के अलावा भी मतलब ये फार्मूला बेस डेफिनेशन भी हो सकता है क्या? ये कैजुअली लोग बोल देते हैं और कॉमनली भी कह सकते हैं क्या? कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज द फोर्स। लेकिन बालक ये ऑथेंटिक नहीं है रिटन के लिए या एग्जामिनेशन के लिए, केवल ये कॉमन मीनिंग है, इसलिए हम ये केवल बता देते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द फोर्स। लेकिन अथेंटिक आपको यही देना पड़ेगा क्या? कि द पुश और पुल इज कॉल्ड द मोशन। यानी कि एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से बॉडी मूव करने लगे या मूविंग बॉडी स्टॉप हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या? फोर्स। यानी कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर हमने अप्लाई किया जिसकी वजह से स्टॉप बॉडी मूव करने लगी या मूविंग बॉडी स्टॉप हो गई, तो उस फैक्टर का क्या नाम दिया गया फिजिक्स में? दैट इज अ फोर्स। जी हां, तो यह एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है बालक जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है? या तो मूव करेगी या मूविंग बॉडी हमारी स्टॉप हो जाती है। तो डेफिनेशन आपके सामने वंस अगेन, द पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स। फोर्स बालक कैसी क्वांटिटी होती है? तो हमें पता है कि जब भी हम किसी बॉडी पर पुश और पुल करेंगे तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में करते हैं। या तो हम इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे, या तो हम इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे, या डाउनवर्ड पुश कर सकते हैं या अपवर्ड पुश करते हैं। यानी डायरेक्शन ऑफ डेफिनेट है कि किस डायरेक्शन में हमको पुश या पुल करना है। तो डायरेक्शन अगर इन्वॉल्व हुआ तो श्योर है आपको पता हो जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, स्केलर में भी और वेक्टर में भी। लेकिन जिसमें डायरेक्शन आया तो वो बन जाएगा वेक्टर। जी हां, वो बन जाएगा वेक्टर। तो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स यहां पर क्या मिलेगा आपको? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। और फार्मूला एफ इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। तो डेफिनेशन, पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स, और फार्मूला एफ इक्वल टू एम इंटू ए। सिंबल क्या हो गया? एफ, मास को एम और एक्सीलरेशन को ए से दिखाते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है? तो यहां पर फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यूनिट की बात कर लें, क्योंकि जो भी कंटेंट होते हैं उसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताना है, सेकंड नंबर पे फार्मूला बताना है, तीसरे नंबर पे कौन सी क्वांटिटी होती है वो बताना है, और चौथे नंबर पर उसकी यूनिट के बारे में बात होती है। इट मींस हर एक क्वांटिटी में कम से कम 4 फैक्टर आपको देने ही रहते हैं। तो यूनिट की बात करेंगे बालक, तो देखिए इसके कई तरह के यूनिट निकल के आएंगे। जी हां, ये है
मास, और मास की यूनिट क्या होती है बालक, किलोग्राम। और यहां पर ये एक्सेलरेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले वाले चैप्टर में। तो ये इसके देखिए हो गया क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज अ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमकेएस सिस्टम का यूनिट होता है। जी हाँ, ये एमकेएस सिस्टम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। जी हाँ बालक, ये एक साइंटिस्ट का भी नाम है। इनका पूरा नाम था क्या, आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन ने फोर्स के बारे में सबसे पहले बात किया था, इसी वजह से उनके नाम पर ही इस कंटेंट की यूनिट पड़ गई, कैसा, न्यूटन। और ये एसआई यूनिट होता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है क्या, कि न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या लिखी जाती है, न्यूटन। इसका मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फोर्स को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो न्यूटन में मेजर किया जाता है। जी हाँ, तो एसआई यूनिट हो गया न्यूटन बालक। ये न्यूटन कहां से निकल के आया है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आया है। इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, किलोग्राम को बदल सकते हैं ग्राम में, मीटर को चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में, और सेकंड स्क्वायर वही रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी हां, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट होती है। और इस सीजीएस को एक वन वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है बोला क्या, डाइन। आपको हम बता दें कि ये क्या कहा जाता है, डाइन इसकी सीजीएस यूनिट होती है। तो सीजीएस सिस्टम में अगर कहेंगे तो इसकी यूनिट लिखी जाती है बोला क्या, डाइन। जी हाँ, सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स इज द डाइन एंड एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज द न्यूटन। दोनों में रिलेशन क्या बनता है, तो हम कहते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये होता है फोर्स का मैटर बालक। अब चलिए टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, सो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फोर्स। पहला क्या होता है, बैलेंस फोर्स, और दूसरे नंबर पे आता है बालक अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है, 2 टाइप्स के फोर्स हो जाते हैं। आपको यहां पर क्लियर कर दें एक बार फिर से कि ये 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फोर्स। पहला नंबर यहां पर आपको क्या मिलेगा, बैलेंस। जी हां, फर्स्ट नंबर पर आपको आता है बैलेंस फोर्स, और सेकंड नंबर पे आता है बालक अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स यानी बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस हम किसको कहते हैं, तो सिंपल तरीके से यानी कि बैलेंस फोर्स के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। यानी कब हम किसी को कहेंगे बैलेंस पोजीशन में है, जब दोनों तरफ की चीजें क्या हो, इक्वल हो, तो हम कहते हैं क्या ये बैलेंस है। इसका मतलब एक नहीं बल्कि 2 फैक्टर से हम लेकर के कंपेयर करते हैं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। आप एक पॉइंट को लेकर के नहीं कह सकते ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं 2 फैक्टर को लेकर के कि ये बैलेंस है कि नहीं, जैसे अप एंड डाउन हो, जैसे कि कोई आर्म बैलेंस होता है, तराजू जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इक्वल आर्म बैलेंस हम देखते हैं क्या दोनों साइड की चीजें अगर सेम है तो वो बैलेंस में होता है। इसका मतलब फोर्स किससे रिलेटेड ये टर्म अगर है, तो बैलेंस फोर्स का मतलब 2 तरह की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। बैलेंस या अनबैलेंस फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम और भी हो सकता है। तो 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड रिजल्टेंट इज 0 एंड रिजल्टेंट 0, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। फिर से हम बात कर लें कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं और उनका रिजल्टेंट हमको 0 मिलेगा तो वो कहा जाता है बैलेंस फोर्स। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस is 0 acting on a body is called the balance force. If the resultant force is 0 acting on a body is called the balance force. यानी जब किसी बॉडी के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स एक्ट करते हैं और ओवरऑल रिजल्टेंट 0 मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है कि 0 ना हो। It means when the 2 or more forces acting on a body and its resultant is not 0, that is called the unbalance. यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स एक्ट किया जाए और उसका रिजल्टेंट 0 नहीं मिलेगा तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस। तो एक में रिजल्टेंट 0 तो नाम जाएगा बैलेंस फोर्स का, और अगर रिजल्टेंट 0 नहीं है तो वो हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। तो 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ द रिजल्टेंट इज 0 इज कॉल्ड द बैलेंस
two or more forces acting on the body, its resultant is not zero, that is called the unbalanced force, उसे कहते हैं unbalance. So there are the two types of forces, बैलेंस एंड अनबैलेंस. इसके आगे अगर फैक्टर की बात करोगे बालक, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया होगा कुछ एक्टिविटीज़ के फॉर्म में, जैसे कि एक बालक यहाँ पर ट्रॉली को क्या कर रहा है, पकड़ के लेके जा रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. तो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किया जाता है, तब ये जाकर क्या करते हैं, बॉडी मूव करती है. ट्रॉली यहाँ पर है, इसी तरह यहाँ पर ये ड्रॉवर लगे होते हैं, ड्रॉवर को पकड़ के जब हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, खींचते हैं, तो खींचने पर भी हम एक्सटर्नल फैक्टर लगाते हैं, तो बॉडी देखिए ड्रॉवर बंद रहता है तो खुल गया, यानी कि ये क्या अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई करते हैं. हॉकी बॉल से बच्ची खेल रही है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एक, तो हॉकी से जब बॉल को पुल किया जाएगा तो वो बॉल क्या होता है, कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो बॉडी मूव कैसे हुआ, फोर्स के लगने की वजह से. इसके आगे अगर आप लोग बढ़ेंगे तो ये देखिए बैलेंस और अनबैलेंस का कंटेंट था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी पढ़ लिया है. इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो अब यहाँ से थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, क्या कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस. जी हाँ, यानी कि न्यूटन ने फोर्स के बारे में तो बता दिया था. अच्छा, चैप्टर का नाम क्या था कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स और उसके लॉज ऑफ मोशन के बारे में. तो न्यूटन ने फोर्स के बारे में तो बता दिया, अब यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करना है कि कितने न्यूटन ने लॉ दिया था. तो आपको हम बता दें कि न्यूटन्स हैज गिवन द 3 लॉज टू रिलेटेड द मोशन. जी हाँ, न्यूटन्स हैज गिवन 3 लॉज टू रिलेटेड इट्स मोशन. तो नाम क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये 3 तरीके का इनका नाम होता है और तीनों के अंडर में अलग अलग इनका स्टेटमेंट भी वालक दिया गया था. तो हम बात कर लेते हैं पहले लॉ के बारे में, यानी कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या मैटर दिया था. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपरली डिफाइन भी कर सकते हैं. अच्छा, न्यूटन ने पहले लॉ में देखिए क्या बताया था. तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग देखिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा आप लोग यहाँ इसको देखिएगा और सुनिएगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था हमारा. न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करने वाला है. तो न्यूटन ने पहले लॉ के अंडर में उनका कॉन्सेप्ट क्या था. न्यूटन ने बताया कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो कंटिन्यू अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए. अच्छा, केवल रेस्ट की बात नहीं होती है, अगर कोई भी बॉडी कंटिन्यूअस मोशन में है तो भी वो चाहता है कि हम कंटिन्यूअस मोशन में बने रहें जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या अपोजिट फोर्स लगा करके उसको रेस्ट में न ला दिया जाए. जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट न्यूटन के पहले लॉ को बताता है, क्या कि इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट. न्यूटन ने क्या कहा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, or if a body or object in motion will continue in motion. यानी कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में बना रहना चाहेगा. ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ये उसकी टेंडेंसी है कि अगर हम पेन को एक जगह उठा के रख दें तो ये इसी तरीके से ही पड़ा रहेगा जब तक इसको हम कोई अलग से फोर्स लगा करके इसको यहाँ से दूसरी जगह डिस्प्लेस ना कर दें. तो ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है. कोई भी ऑब्जेक्ट है आप चाहे जहाँ पे रख दीजिए वो तब तक अपनी प्रॉपर्टी में रहेगा जब तक आप उसको वहाँ से हटाने का प्रयास नहीं करेंगे. तो जी हाँ, न्यूटन के पहले लॉ का यही कॉन्सेप्ट है कि इफ अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन वाइल अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. तब तक जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई न किया जाए तब तक वो अपने पोजीशन को बनाए रखने का ही प्रयास करती है. जी हाँ, दैट इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसी को हम लोग कहते हैं क्या कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. वंस अगेन रिपीटेड, व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन वी कैन से अबाउट इट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट और इफ अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन while until an external force is applied on an object.
दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, एक बार फिर से कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स न लगा दिया जाए। तो इसी को हम कहते हैं क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। जी हाँ, इस पहले लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। जी हाँ, इनर्शिया। और दूसरा कहते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो। मतलब गैलीलियो इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट विच इज अ मैक्सिमम हेल्पिंग विद द न्यूटन्स लॉज एंड रिलेटेड टू इट्स फिनोमेनॉन। इससे रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स में गैलीलियो ने न्यूटन का साथ दिया था, इसलिए न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो के भी नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आपका न्यूटन का पहला लॉ। तो बल्कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे। तो ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताया गया था कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके होगा? तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा जाता है। तो हम आपको एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं क्या कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है आपका, ये सेकंड लॉ ये किसके होता है? तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी अपॉन टी, इसे हम कहते हैं क्या? न्यूटन सेकंड लॉ। जी हाँ, जस्ट ओनली केवल द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सेकंड हो गया। थर्ड लॉ पे हम लोग बात कर देते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस। जी हाँ, क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ इसको कहता है कि व्हेन वन बॉडी एक्ट एन अ फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी, देन सेकंड बॉडी आल्सो अप्लाइड द फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। यानी कि जब पहली बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी उतना ही फोर्स पहले पर लगाती है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द टू बॉडीज, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ में यानी कि एक्शन एंड रिएक्शंस के केस में बॉडीज आर द डिफरेंट, टू डिफरेंट बॉडीज यहाँ पे होते हैं। जी हाँ, यानी कि एक्शन और रिएक्शन में कितने बॉडीज होते हैं स्टूडेंट्स? तो दो बॉडी लिया जाता है, जिसे हम एक्शन और रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ का मोशन ये था। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्या कि ये मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि सेकंड लॉ में एक वर्ड आया है क्या कि मोमेंटम। तो व्हाट इज द मोमेंटम? बहुत सिंपल सा वर्ड होता है क्या कि मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। जी हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? P से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या लिखा जाता है? m इंटू वी। तो ये हो गया मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। ये रहा फार्मूला आपके सामने, P इक्वल टू m इंटू वी। P यानी कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी? यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट कहोगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया क्या कि मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम के साथ साथ एक और भी वर्ड होता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स? तो व्हेन एन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम इज दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ फोर्स। जी हाँ, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसको आई से डिनोट किया जाता है। किससे? आई से। तो आई इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी, जी हाँ, ये लिखा जाता है फोर्स इनटू डेल्टा टी इक्वल टू किसके के? ये आई के। आई का मतलब क्या होता है? इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है, और ये फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे कंजर्वेशन का मोमेंटम आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, आपको हम दिखा दें यहाँ पर कि एक चैप्टर का आपको एक अगला कंटेंट जो है ये आपको मिलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे आपने देखा था, देखिए ये मोमेंटम, और थर्ड लॉ आपने देख लिया था। ये रहा आपके सामने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को कंजर्व रखना, कंजर्व का मतलब न तो डिस्ट्रॉय होने पाए और न ही क्रिएट होने पाए। जी हाँ, द मोमेंटम डज नॉट क्रिएटेड एंड डज नॉट डिस्ट्रॉयड। न तो डिस्ट्रॉय होगा और न ही क्रिएट होगा। जी हाँ, जस्ट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो केवल चेंज हो सकता है। जी हाँ, मोमेंटम इट मीन्स इट इज डज नॉट डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि हमारे बॉडी का टोटल मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन, कंजर्व रहेगा। यानी कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि बॉडी
चलने से पहले भी जीरो पोजीशन में रहती है और रुकने के बाद भी जीरो पोजीशन में हो जाती है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन्स। दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज अ होल theory of the second chapter of the force and laws of motions.